बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेटरनरी साइंसेस के अंडर। तो इसमें जो हमारा पहला लेक्चर है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर। ठीक है, इसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं और कुछ डिफरेंट एनिमल्स का उसमें देख भी लेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आ जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहले तो हमने देखे पार्ट्स देखने चाहिए हमें। पहले नंबर पे ओवरीज होती हैं। ओवरीज के बाद ओविडक्ट आ जाती है, फिर यूट्रस, फिर सर्विक्स, फिर वजाइना, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मतलब कि हम इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर इंटरनल से हम शुरू करें तो सबसे पहले ओवरीज आती हैं, एब्डोमेन में होती हैं ये। उसके बाद नीचे की तरफ आते जाएं, ओविडक्ट आएगी पहले, फिर यूट्रस आएगी, फिर सर्विक्स आएगी, फिर वजाइना आएगी और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ जाएगा। तो इसको बारी बारी देख लेते हैं। पहले नंबर पे जो है वो ओवरीज आती हैं। ठीक है, तो ओवरी जो है वो प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसके दो फंक्शंस होते हैं इम्पोर्टेंट। जो मेन फंक्शन है ओवरी के वो दो हैं। एक तो रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करना, एग पैदा करना। ठीक है, एग ओवरी से पैदा होता है और दूसरे नंबर पे ये हार्मोन पैदा करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक हो गया, दो तरह के हार्मोन पैदा होते हैं ओवरी से, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। ये ओवरी के दो फंक्शंस हो गए, एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल पैदा करना, एग पैदा करना, और हार्मोन्स पैदा करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। लोकेशन देखिएगा, ओवरीज एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है। ठीक है, पेयर्ड ऑर्गन्स है, मतलब दो ओवरीज होती हैं, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। और इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी है। एक्सोक्राइन फंक्शन, एक्सोक्राइन क्या होता है? डक्ट वाला, जहां इसने डक्ट वाला होता है। अब ये ओवरी है तो इसके बाद वो आ जाता है पार्ट इन्फेंटिबुलम जिसके अंदर एग ने जाना है। तो ये डक्ट वाला हिस्सा हो गया कि डक्ट है ये एक। ठीक है, और एंडोक्राइन फंक्शन कैसे हुआ बगैर डक्ट के? इसका फंक्शन कैसे हुआ कि ये हार्मोन्स पैदा करती है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो वो उसके लिए डक्ट की जरूरत नहीं होती, तो वो इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। इसके अलावा चौथा पॉइंट देखिएगा, शेप और साइज इसका वेरी करता है स्पीशीज के अंदर और स्टेज ऑफ ईस्ट्रस साइकिल के हिसाब से भी। एक तो स्पीशीज के अंदर डिफरेंट होता है साइज और शेप इसका। मेयर में अलग शेप होगा, शीप में अलग शेप होगा, कैटल में अलग शेप है। और इसके अलावा जो ईस्ट्रस की स्टेज के ऊपर भी इसका शेप और साइज चेंज हो सकता है एक ही एनिमल में। मतलब कैटल में भी अगर ओवरी मौजूद है, वैसे आमतौर पे अगर हम कहें कि आलमंड शेप है, तो लेकिन जब वो क्या कहते हैं अपना डिफरेंट उसकी स्टेजेस होती हैं, फोलिक्यूलर स्टेजेस, उसमें उसका साइज और शेप चेंज होता रहता है। वो हम फोलिकल के ऊपर कल हमारा पूरा लेक्चर होगा। तो आगे देखिएगा, ये डेवलपमेंट इसकी कैसे होती है, जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होती है। ये वॉइस नहीं आ रही दो बच्चों को क्या? सबको नहीं आ रही मेरी वॉइस? वसीम, नजर और अलमदार को वॉइस नहीं आ रही, बाकी आ रही है। और बताए कोई? वैसे आ रही है तो इसका मतलब है उनकी तरफ सिग्नल इशू है। ठीक है, अब ओके हो गया। अच्छा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ओवरी में देखिएगा कि ये जब अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, जब बच्चा पेट में होता है माँ के, तभी ये डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है ओवरी की। अब मेल बनना है या फीमेल बनना है? जी, बारिश की वजह से मे भी पॉसिबल सिग्नल इशू हो। सही। तो मेल बनना है या फीमेल बनना है, ये बात डिपेंड करती है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, वहीं पे ये डिफाइन हो जाता है। और उसमें आपको पता है, मतलब वो जो क्रोमोसोम वाला चक्कर है, एक्स एक्स और एक्स वाई वाला। ठीक है, वो तो ये फीमेल के लिए हो गया और वाई जहाँ पे होगा वो मेल के लिए हो जाएगा। अब जब क्रोमोसोमल ये डेवलपमेंट हो गई तो एक ये लेयर बनेगी, जो है एपिटोनियम के जरिए।
ये देखिएगा, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द गुनेड इज एसेंशियली द सेम इन द टू सेक्सेस। पहले जो गुनेड बनेगा वो दोनों सेक्सेस में सेम होगा। मतलब अभी बच्चा बनना स्टार्ट हुआ तो जो भी गुनेड वो सेम है, उसके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन बाद में क्या होगा, द थिक प्लेट ऑफ एपिथेलियम एक्सटेंड डीपली पुशिंग बिफोर इट द मेसोडर्म एंड फॉर्मिंग ए डिस्टिंक्ट प्रोजेक्शन। दिस इज टर्म एज गुनेडल रिज। जब गुनेडल रिज बनेगी ना, वहां से फिर डिफरेंशिएशन होना शुरू होगी एम्ब्रियो में। ये मैं आपको बता रहा हूँ एम्ब्रियो की स्टेज, मतलब एग और ओवम मिल गए, जाइगोट बन गया, उसकी डिफरेंट जो है वो स्टेजेस बनना शुरू हो गई, वो डिवाइड होना शुरू हो गया। तो उसके अंदर ये स्टेज आती है कि पहले जो है वो गुनेडल रिज बनती है। गुनेडल रिज बनने के बाद फिर ये डिसाइड होता है कि मेल का बनना है इसने या फीमेल की तरफ जाना है इस एम्ब्रियो ने। वो जब उसके अंदर फिर दो तरह की डक्ट बनती है, मुलेरियन डक्ट और वुल्फियन डक्ट। ठीक है, मुलेरियन डक्ट अगर अपेयर हो जाए तो वो फीमेल बनता है, और अगर वुल्फियन डक्ट अपेयर हो जाए तो वो मेल बनता है। ठीक है, ये दो तरह की डक्ट्स बनती हैं जब एम्ब्रियोनिक स्टेज है। तो इसके अंदर याद रखिएगा, मुलेरियन डक्ट बनेगी तो फीमेल, और वुल्फेरियन डक्ट वो बनेगी तो मेल की तरफ जाएगा। अच्छा, ये जनरेटिव ऑर्गन है, जनरेशन आगे इनकी मदद से चलनी है, इन्होंने डिवाइड होना है। और इसमें ये देखिए, ये डिफरेंट शेप, ऑलमोस्ट ज्यादा स्पीशीज में ये आलमंड शेप होती है जो अपना है ओवरी। हॉर्स के अंदर ये बीन शेप होती है, और सो के अंदर ये मलबरी शेप होती है। बीन की शेप का होता है हॉर्स में ऐसी, मतलब इस शेप की होगी ओवरी जो है हॉर्स के अंदर, और मलबरी शेप होगी सो के अंदर। मलबरी शेप क्या होता है, शहतूत को कहते हैं। ये ऐसे आपने देखा होगा शहतूत, उसमें ऐसे डिविजन्स होती है ना, ऐसे। तो उसमें इस टाइप की होती है सो के अंदर, पिग के अंदर। ठीक है, और आमतौर पे इसका जो शेप है वो इस तरह आलमंड शेप टाइप होती है। ये डिफरेंट के अंदर इसका शेप आ गया ओवरी का। हाँ जी, बीन और किडनी शेप इन मेयर, बिल्कुल। और अगर इसका आगे हम ओवरी का स्ट्रक्चर देख लें, अभी इस स्लाइड में ये पॉइंट भी देख लेते हैं कि ओवरी जो हैं वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ये पीछे भी आपको बता दिया, दोनों फंक्शंस करती हैं। ओवरी की दो सर्फेसिस होती हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिएगा, एक मीडियल और एक लेटरल सरफेस होती है। मतलब जो बॉडी के अंदर की तरफ दरमियान की तरफ इसका हिस्सा होगा वो मीडियल सरफेस कहलाएगी। जो हिस्सा इसका लेटरल साइड पे पॉइंट हो रहा होगा उसको हम लेटरल, मतलब जो बॉडी से अवे पॉइंट है, बॉडी से दूसरी तरफ जा रहा है। तो दो सर्विसेज हो गई। जाहिर बात है, अगर एब्डोमेन में मौजूद है, एक तरफ ऐसी होगी इसकी जो बॉडी की तरफ फेस कर रही है, और एक तरफ ऐसी होगी जो बॉडी की तरफ फेस नहीं कर रही। देखिएगा, the ovarian follicle are the follicles are the key structure that produce both the gametes and the ovarian hormones during their growth in sequential reproductive cycle in most animals। मतलब कि ये कि इसके ऊपर जो ओवरी है उसके ऊपर डिफरेंट फोलिकल्स बनते हैं, और वो फोलिकल जो हैं आगे गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है, और कुछ एनिमल्स में जैसे काओ है, उसमें ये एंटायर ईयर इसके अंदर फोलिकल्स की जो डेवलपमेंट है वो रिदमिक होती है। फोलिकल्स के ऊपर कल का मैंने आपको बताया कि डिटेल्स मतलब लेक्चर होगा, उसमें देखेंगे कार्पस ल्यूटियम वगैरह का, और जो इब्तदाई इसकी शेप होती है, प्रीमेटिव स्टेज होती है फोलिकल्स की, और कैसे ये मेच्योर होते हैं फोलिकल्स। ठीक है, फिलहाल ये समझिए कि ओवरी के ऊपर जो है डिफरेंट टाइप के फोलिकल निकलते रहते हैं, और उन फोलिकल से एग निकलता है जिसकी मदद से आगे रिप्रोडक्शन होती है।
और जो काऊ होती है उसमें ऑलमोस्ट सारा साल ही ये फ्लो चलता रहता है फॉलिकल्स बनने का। लेकिन कुछ के अंदर सीजनल होता है। सीजनल किन में होता है? मेयर, शीप, गोट, बफलो और कैमल में। इनके अंदर जो फॉलिकल ग्रोथ है वो सीजनल होती है। ठीक हो गया। और जो इसकी ओवेरियन फॉलिकल बनना, ये ओवरी है, इसके अंदर डिफरेंट जो फॉलिकल बनने हैं, पहले वो छोटे साइज का होगा, बड़े साइज का, फिर उससे बड़े साइज का, फिर बड़ा होके यहाँ से जो एग है वो बाहर ब्रस्ट कर जाएगा। तो जो ये फॉलिकल बनने का वैसे अमल है ना, ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है। अभी बच्चा बना भी नहीं होता, मतलब बन रहा शुरू होता है जब वो एक एनिमल उसके जो है वो यूट्रस के अंदर मौजूद है, एक एनिमल, उस एनिमल की बात हो रही है जो यूट्रस के अंदर मौजूद है। उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर तो बन रहे हैं ना। तो उसके अंदर जब ओवरी बनती है तो उसके अंदर फॉलिकल तब से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब वो बर्थ होती है तो रुक जाता है फॉलिकल बनने का अमल। ठीक है। और जब दोबारा प्यूबर्टी आती है एनिमल पे, जब वो पैदा हो गया, उसके उस वक्त उसका स्टॉप हो गया उसके अंदर फॉलिकल बनने का अमल, और जब वो दोबारा प्यूबर्टी आई, जवान हुआ, तो दोबारा से जो अंदर उसके फॉलिकल्स हैं वो दोबारा से बनना शुरू होते हैं, और लेटर स्टेजेस आती हैं जिन्होंने एग प्रोड्यूस करना होता है। हाँ, सीजन समझा जाता है डिफरेंट जो इनके होता है, लेकिन ये वैसे सारा साल ही ब्रीडिंग करती हैं कैटल जो होती हैं। हाँ, बफलो का जो है वो अपना सर्दियों के अंदर ज्यादा, ये जो सितंबर अक्टूबर का आप बता रहे हैं, बफलो का जरूर उसके अंदर होता है। उसमें ज्यादा इनके चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। बाकी साल इनकी अगर इंसेमिनेशन करते भी रहें या जो है आर्टिफिशियल करें या अपना नेचुरल हो, तो कम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। ज्यादा इनके चांसेस होते हैं ये सर्दियों के सीजन में। जी, और ये एक्टिवेशन ऑफ फॉलिकल की जो ग्रोथ है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ये देखिए इसके अंदर वो ही ये इस पॉइंट में बता रहा है कि इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर, ये सारे डिपेंड करते हैं। एनवायरनमेंट भी डिपेंड करता है कि एग बनना है उसका या नहीं बनना। उसकी न्यूट्रिशन भी डिपेंड करती है, और उसका हार्मोनल लेवल भी डिपेंड करता है इन चीजों के ऊपर। अच्छा, अब आइएगा, हम देख लेते हैं तो एक मतलब जो रिलेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस यूज होता है। तो ट्रेंड है ना। ठीक है। और वैसे ये सस्पेंड कर रहा होता है पेल्विक कैविटी में ब्रॉड लिगामेंट के जरिए। अब ये एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है जो ये सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये एब्डोमेन में मौजूद है। तो एक तो मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं वजाइना के जो इसको होल्ड करके रखते हैं। इसके अलावा एक लिगामेंट का स्ट्रक्चर होता है, वो आगे हम पिक्चर में भी देखते हैं, वो इसको होल्ड करके रखता है। लिगामेंट्स का स्ट्रक्चर उसको कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है। ब्रॉड लिगामेंट ये पेरिटोनियम से मिलके बनता है। पेरिटोनियम क्या होती है? ये होती है एब्डोमिनल जो कवरिंग होती है उसको पेरिटोनियम कहते हैं। ये जो इसका ब्रॉड लिगामेंट है बेसिकली ये एक्सटेंशन है पेरिटोनियम की। वो जो कवरिंग है वही एक्सटेंड की हुई है, और उससे लिगामेंट बन जाता है। ठीक है। और ये यूट्रस, ओवरीज और ओविडक्ट को होल्ड करके रखता है। और ये आखिरी पॉइंट देखिएगा, पार्ट्स ऑफ द broad ligament attached to the ovaries, oviduct and uterus are called mesothelium, mesosalpinx और mesometrium। जो ब्रॉड लिगामेंट होता है ना, इसके आगे तीन हिस्से होते हैं। एक को कहते हैं मीजो ओवेरियम। मीजो ओवेरियम उस हिस्से को कहेंगे इस लिगामेंट के, वो आगे हम पिक्चर में देखते भी हैं, जिस जो ओवरी के साथ अटैच होगा। मीजो साल्पिंक्स, साल्पिंक्स कहते हैं ट्यूब को, वो हिस्सा इस लिगामेंट का जो ट्यूब से अटैच होगा, ओविडक्ट से अटैच होगा, उसको कहेंगे मीजोसाल्पिंक्स। और मीजोमेट्रियम, मेट्रियम का आमतौर पे लफ्ज होता है यूट्रस से रिलेटेड, और जो हिस्सा यूट्रस को लग रहा होगा उस लिगामेंट का,
उसको हम कहेंगे मीजोमेट्रियम। इसको हम मजीद एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। ये देखिएगा, ये ओवरीज है यहाँ पे, ठीक है, जिसके बारे में हम पीछे अभी तक जितना पढ़ते आए हैं वो हम ओवरी के बारे में पढ़ा है, ठीक है, ओवरी, उसके फॉलिकल, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़े हैं लिगामेंट के बारे में। अब ये सारा लिगामेंट है, ये वाला, ये सारा इसने मतलब होल्ड किया होता है। इसके 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। इसको हम ये राइट साइड वाले को देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट होगा इसको कहेंगे मीजो ओवेरियन, इतने हिस्से को, ये जो ओवरी के साथ अटैच है। जो ट्यूब के साथ अटैच है उस हिस्से को कह देंगे मीजोसाल्पिंग्स। और जो ये वाला हिस्सा है इसको मीजोमेट्रियम कह देंगे, जो यूट्रस के साथ अटैच है, ठीक है। 3 हिस्से इसके हो गए। ये जो लिगामेंट है, ये सारा वो लिगामेंट है, ये सारा ऐसे। इस लिगामेंट में से जो लिगामेंट का हिस्सा ओवरी के साथ अटैच होगा उसको कह देंगे मीजोवेरियन। जो ट्यूब के साथ अटैच होगा उसको कह देंगे मीजोसाल्पिंग्स। और जो हिस्सा ये हॉर्न के साथ, यूट्रस के पार्ट होता है हॉर्न, उसके साथ अटैच होगा उसको मीजोमेट्रियम कह देंगे। लिगामेंट की हमने ये 3 देख ली। वैसे ये स्ट्रक्चर आप देख लें कि सबसे पहले ये ओवरी आती है, फिर ये ओवी डक्ट आती है, फिर यूट्रस आ जाती है, ये यूट्राइन हॉर्न, फिर ये यूट्राइन बॉडी आ जाती है, फिर सर्विक्स आ जाती है, फिर वजाइना आ जाती है, और फिर वल्वा आ जाता है। पहले नंबर पे मतलब ओवरी आ गई, दूसरे नंबर पे या आ गई अपना ओविडक्ट, तीसरे नंबर पे यूट्रस के हॉर्न आ गए, ये यूट्राइन बॉडी आ गई, पांचवें नंबर पे सर्विक्स आ गई, छठे नंबर पे वजाइना आ गई, और सातवें नंबर पे वल्वा आ गई, अगर इस पिक के अकॉर्डिंग हम जो है इसकी करें। और ये ब्रॉड लिगामेंट को आप 8वां समझ लें, मतलब ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, ये हाँ, एक लिगामेंट और होता है, वो मैं आपको दिखाता भी हूँ, शायद इस पिक्चर में हो। वो यहाँ पे होता है, इधर यहाँ पे होता है वो, एक लिगामेंट का स्ट्रक्चर, शायद इस स्लाइडों में हो भी, वो आगे होगा वो, जो है ना, यूट्रोपेरियन। अच्छा, ओवरी का आप स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ओवरी को हम पढ़ रहे थे, तो ओवरी का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ओवरी के अंदर डिफरेंट पार्ट होते हैं। अब जो ये ऐसे जो है, हम इस तरह बात कर लेते हैं। जो सबसे पहली लेयर होगी उसको एपिथेलियल लेयर होगी, उसको सरफेस लेयर कहेंगे या एपिथेलियम कहेंगे। उससे नीचे एक और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी, उसको दूसरी लेयर जो है उसको ट्यूनिका एल्बोजीना कह देंगे हम। फिर अंदर वाला हिस्सा जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है, कॉर्टेक्स। और चौथा जो हिस्सा है वो मेडोला कहलाता है, ठीक है। जो ओवरी है उसके 4 पार्ट होते हैं, 4 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर को कहते हैं एपिथेलियम, जो सरफेस लेयर है, सबसे बाहर, हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं ओवरी में। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको एपिथेलियम कहेंगे या सरफेस लेयर। दूसरी लेयर एपिथेलियम को अगर हम पील कर दें, उसको छील दें, नीचे जो लेयर निकलेगी उसको, ठीक है। और इसने सारी ओवरी को कवर किया होता है। उसके बाद तीसरी जो और अंदर की तरफ जाए ओवरी के, तो जो पार्ट आएगा वो आएगा कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स की अहमियत ये है कि फॉलिकल्स जो हैं इसके अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर एमसीक्यू में आए कि इन चारों में से किस जगह पे ओवरी के पार्ट में हो रहे हैं जो फॉलिकल डेवलप, वो कॉर्टेक्स में हो रहे हैं। मेन चीज तो फॉलिकल्स का डेवलप होना है ना, इसमें फॉलिकल डेवलप होंगे, उसमें जो एग प्रोड्यूस होगा और उस एग ने बाहर आना है, तो वो फॉलिकल डेवलपमेंट जो है वो कॉर्टेक्स में हो रही है। और उसके बाद इसके अंदर का जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं मेडुला। मेडोला के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक्स और नर्व्स, ये चीजें आ जाती हैं। जो चौथा अंदर वाला मेन हिस्सा है उसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक्स और नर्व्स आ जाती हैं। ये ओवरी का स्ट्रक्चर हो गया। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो है
कह लें कि माइक्रोस्कोपिक टाइप वो है, टर्म है। जो एपिथेलियम होती है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसके सेल्स की टाइप होती हैं। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो एपिथेलियम है ना, सबसे ऊपर लेयर है ओवरी की, वो लो कोबाइडल है। कोबाइडल जो है वो क्यूब्स की शक्ल में होते हैं, इस तरह करके बने होते हैं, लो कोबाइडल। ठीक है। और इसको जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, लेकिन वो कहता है इसको जर्मिनल की जगह अगर सरफेस एपिथेलियम के तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कोई किसी किस्म के जर्म सेल्स ये नहीं बना रही। जर्मिनल एपिथेलियम इसको नहीं कहना चाहिए। ये जो इसके ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, सरफेस लेयर, ठीक है, क्योंकि हमने देखा जो जर्म सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो तो प्रोड्यूस हो रहे हैं कॉर्टेक्स में। तो इसको वो कहता है कि सरफेस एपिथेलियम ही कहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। और उसके बाद अंदर वाली लेयर ट्यूनिका एल्बोजीनिया आ जाती है। ये वही पॉइंट है जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस की है। आगे आ जी। ओवरी के अंदर अगर हम देखें तो वही उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड पहला स्ट्रक्चर आ गया ये वाला, सरफस जर्मिनल एपिथेलियम। दूसरा आ गया ये ट्यूनिका एल्बोजीनिया। ठीक है। फिर ये वाला पार्ट आ गया कॉर्टेक्स, और ये दरमियान वाला पार्ट आ गया मेडोला। ये चार पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया सरफस, दूसरा हो गया जी ट्यूनिका एल्बोजीनिया, तीसरा हो गया कॉर्टेक्स, और चौथा हो गया दरमियान वाला हिस्सा जिधर नर्व्स और ब्लड वेसल और लम्फेटिक्स होती हैं, मेडोला। अच्छा, इन पार्ट्स में से तीसरे पार्ट को देखिएगा, बाकियों को हम हटाते हैं। तीसरे पार्ट को देखिएगा कॉर्टेक्स, जहाँ पे वो कहता है कि फोलिकल्स बनते हैं। तो आप ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो ये देखें, ये फोलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है। ये जो अपना पर्पल कलर के हैं, ये पहले प्रीमोडियल फोलिकल्स बने छोटे छोटे, उसके बाद इसका साइज ये देखें इंक्रीज हो रहा है। फिर ये डोमिनेटिंग फोलिकल भी बन गया, फिर यहाँ पे ओवुलेशन भी हो गई, और कार्पस ल्यूटियम में भी यही चेंज होता है। ठीक है। ये अगर ऐसे करके आप एक पूरा साइकिल बनाएं तो ये इस साइकिल को हम मजीद कल देख लेंगे। बताने का मकसद ये कि ये जो फोलिकल बनने का सारा प्रोसेस होता है, ये कॉर्टेक्स के अंदर बेसिकली हो रहा होता है। ठीक है। चार लेयर्स है ना, उनमें से तीसरी लेयर कॉर्टेक्स में होता है, और चौथी लेयर में डोला में क्या होता है। पहली दो तो चले स्किन की लेयर हो गई ना, एपिथेलियम और ट्यूनिका एल्बोजीनिया। तीसरी लेयर कॉर्टेक्स होगी जिसके अंदर ये फंक्शंस हो रहा है अपना फोलिकल का। और चौथी लेयर जो दरमियान वाली लेयर है मेडोला, उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, और लम्फेटिक्स वगैरह मौजूद हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये डिफरेंट ओवरीज की डिफरेंट एनिमल्स में दी हुई हैं, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, वेट, फोलिकल, कार्पस ल्यूटियम का। लेकिन इसमें आखिरी पॉइंट आपने शेप की तरफ ज्यादा देना, तो जो ऊपर वाले याद भी नहीं रहने, ये जो चार पांच पॉइंट हैं, तो इनको चाहे आप कट कर दीजिएगा। ठीक है। ये शेप में देख लीजिए, काओ में ओवल या आलमंड टाइप होती है। मेयर में जो इसका स्ट्रक्चर है वो बीन टाइप होता है। ईव गोट में भी आलमंड टाइप होती है। ये सो में ये मलबरी टाइप होती है। पिच में ये ओवल होती है। बफलो में भी ओवल होती है, और कैमल में ओवल फ्लैटेंड होती है। ये जरा फाइन शेड्स हैं सारे वर्ड्स के अंदर, तो आपने जरा इनको थोड़ा क्रैमिंग करके याद कर लेना, ताकि ये जो शेड है ना, फाइन शेड, या कहीं पे वो ओवल आलमंड कहता है जी। क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स भी कह सकते हैं। मलबरी जो होती है वो शहतूत को कहते हैं ना, तो शहतूत भी इस तरह का ही होता है, वो क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स की तरह का ही होता है, उसको क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स कह लें चाहे आप। इस तरह मतलब उसमें डिफरेंट डिवीजन हुई होती है ना। शहतूत आपने देखा होगा, मलबरी शहतूत को कहते हैं, तो उसमें ऐसे ही इसको आप क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स भी कह लें, तब भी ठीक है जी। ये शेप्स आप देख लीजिएगा सारे एनिमल्स में ओवरी का। और कैमल के हवाले से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये देखिएगा, इन द कैमल द ओवरीज आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, लोकेटेड ऑन द पेल्विक फ्लोर, एंड कंटेन हेमरेजिक फोलिकल्स। अब वो पूछे कि हेमरेजिक फोलिकल्स किस में होते हैं ओवरी में, तो वो कैमल के अंदर होंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है। ये हेमरेजिक फोलिकल्स इसके अंदर आते हैं कैमल के अंदर। ये एक डिफरेंशिएशन पॉइंट है कैमल का। आगे चलिएगा, आगे हम देख लेते हैं ओविडक्ट को। ओवरीज के ऊपर हमने देख लिया, अब आते हैं ओविडक्ट पे। ठीक है।
ओविडक्ट को 4 सेगमेंट्स में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहला मतलब इसको हम डिवाइड करें, अगर ओविडक्ट क्या होगी, ये ओवरीज है ना, अपना ये ओवरी है, तो उसके बाद ओवरी से जो एग ने जाना है वो किसी डक्ट के जरिए ही जाना है ना आगे यूट्रस में। तो जो डक्ट होती है उसको ओविडक्ट या फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। तो इस डक्ट के 4 हिस्से किए जाते हैं। एक को कहते हैं फिम्बराई, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इनफंडिबुलम, फिर एम्प्यूला और फिर इस्थमस। ये 4 हिस्से होते हैं। ओवरी के बाद जो ओवराइन डक्ट है, फ्लोपियन ट्यूब है, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके 4 हिस्से हो गए। नंबर 1 फिम्ब्राई, नंबर 2 इनफंडिबुलम, नंबर 3 एम्प्यूला और नंबर 4 इस्थमस। ये ओविडक्ट को हमने देखा। आगे भी इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये सबसे पहले हम किस वाली ये डक्ट देख लेते हैं। ये आ गई, अगर हम कह दें तो मोस्ट स्पेसिफिकली एम्प्यूलरी समझ जाए। ये जो है ओवरी के बाद आ गई ये ट्यूब्स, और वो ट्यूब जाके खुलती किसमें, यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस देखिए, ये एक हॉलो स्ट्रक्चर है। प्रेगनेंसी जो होती है वो यूट्रस के अंदर होती है, और फीटस की जो डेवलपमेंट है वो इसी के अंदर होती है। और इसका जो यूट्रस होती है उसके 3 हिस्से होते हैं, एक बॉडी, दूसरा नेक और तीसरा हॉर्न्स। और यूट्रस का जो शेप है वो भी जो है वो डिपेंड करता है डिफो। तो ये राइट वाली पिक्चर को हम देखते हैं पहले। ये देखिए, पहला पार्ट ये यूट्राइन हॉर्न हो गई, ये जो 2 हॉर्न बने हुए हैं ये यूट्राइन हॉर्न है। उसके बाद ये आ जाता है, ये यूट्रस की बॉडी है, ठीक है। और तीसरा हिस्सा ये सर्विक्स आ जाता है, ठीक है। ये 3 हिस्से हो गए। पहला हिस्सा ये वाला आ गया, ये ऊपर ये जो 2 बने हुए हैं ये वाले यूट्राइन हॉर्न। फिर दरमियान वाला पार्ट आ गया यूट्राइन बॉडी। फिर इसकी नेक आ गई, सर्विकल नेक जिसको कह देते हैं, जो सर्विक्स में खुलेगी। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। कि भी पीछे एक बात कर रहे थे बच्चे, वो ये आ गया। ये हम पिक्चर इस तरह देख रहे हैं कि ये देखें, ये ओवरीज है, ये हॉर्न्स है, और ये यूट्रस है। तरफ हम अपना यूट्राइन हॉर्न है ये वाले, ये जो जिसको मैं गया, और ये आगे इस तरह यूट्रस के अंदर खुल रहे हैं। और ये सारी यूट्राइन ट्यूब्स हो गई ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिगामेंट मौजूद होते हैं, इसको कहते हैं इंटर कार्नोल कार्नोल लिगामेंट, ठीक है। इसका नाम वो पूछ लेते होते हैं, इस लिगामेंट का क्या नाम है। तो ये जो यूट्रस के साथ लिगामेंट है इसका नाम है इंटर कार्नोल लिगामेंट। कार्नोल हॉर्न्स के बीच वाला एरिया होता है, उस हिसाब से इसका नाम रखा। अच्छा, यूट्रस देख लेते हैं। यूट्रस की टाइप्स, यूट्रस का मतलब डिफरेंट टाइप्स की होती हैं डिफरेंट एनिमल्स में। क्योंकि हम तो मतलब फिर एनिमल्स को देखेंगे तो फिर हमने उसकी थोड़ा सा देखना पड़ता है हमें कंपैरेटिव